नमस्कार। इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हो गई है। आज के हमारे मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है। गणपति बप्पा! ये हर जगह काम करता है। हमारे अतिथि का आगमन हो चुका है। आप सभी से निवेदन है कि आइल को हम लोग थोड़ी देर के लिए खाली कर दें ताकि अतिथि का आगमन हो सके। बस चंद घड़ियाँ और हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। धन्यवाद। करतल ध्वनि से मुख्य अतिथि का स्वागत करिए। आज के मुख्य अतिथि श्री रमेश बैस जी पधार चुके हैं। स्वागत है। सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार। सभी मान्यवरों और सुधीजनों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी को यहाँ उपस्थित देखकर मुझे कितना हर्ष हो रहा है, इसका अंदाजा आप में से किसी को नहीं होगा। आज अवसर है स्वर्गीय श्री भानुराव गोरे, जिन्हें हम आत्मीयता से नाना गोरे के नाम से पुकारते थे, उनकी जन्म शताब्दी समारोह का। आप सभी को आप सभी का हम स्वागत करते हैं। नाना गोरे के पूरे परिवार, उनकी तीनों पुत्रियां एवं पुत्र और समस्त परिवार की ओर से आप सबका स्वागत। कार्यक्रम का प्रारंभ हम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। मैं आशीष गोरे से अनुरोध करती हूँ कि मुख्य अतिथि श्री रमेश बैस जी, पूर्व राज्यपाल, इन्हें मंच तक लाएं। इसी के साथ मैं हरीश कुमार महावर जी का अनुरोध करती हूँ, जो सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस रायपुर संभाग। साथ ही मैं संजय आप्टे, मोहन बोधनकर, ये स्वर्गीय नाना गोरे जी के जामाता हैं, इन दोनों को भी आमंत्रित करती हूँ। श्री मनोज मनोज कंदोई जी, श्री उमा शंकर व्यास जी। आप इन दोनों से रायपुर वासी भली भांति परिचित हैं, पर आज ये सिर्फ और सिर्फ नाना गोरे जी के स्नेह और आशीष के प्रेम में सुबह से शाम कई दिनों से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का प्रारंभ करें। दीप ज्योति परम ज्योति,
दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। बस तालियों की ऐसी ही गड़गड़ाहट बनी रहने दीजिए। संध्या समय हो चुका है। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योति ही परम ज्योति है, यही पाप की नाशिनी है। इस दीप ज्योति को हमारा नमस्कार। द्वेष बुद्धि का विनाश कर यही दीप ज्योति अंतरात्मा की ज्योति भी प्रज्वलित करेगी। धन्यवाद। सभी अतिथियों से निवेदन है वे अपना स्थान ग्रहण करें। हरीश महावर जी, आप स्थान ग्रहण करें। हरीश। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच प्रबुद्ध जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस जी। आपने पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। आप 7 बार के सांसद रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री के रूप में सूचना एवं प्रसारण, केमिकल फर्टिलाइजर्स और वन्य पर्यावरण विभाग का पदभार संभाला है। आप त्रिपुरा, झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी दायित्व निभा चुके हैं। मैं आशीष गोरे जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मुख्य अतिथि को पौधा भेंट स्वरूप देकर स्वागत करें। श्री रमेश बैस जी। श्री हरीश महावर, आप सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस रायपुर संभाग में के रूप में कार्यरत हैं। यह उनका ही सुझाव था कि विशेष आवरण प्रकाशित किया जाए। स्वागत है। अभी कुछ अतिथि और आने हैं, हम उनका स्वागत उनके आगमन पर करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी ने बहुत दिन से हमसे सुना है कि विशेष आवरण का लोकार्पण है। विशेष आवरण का पोस्टल डिपार्टमेंट में बहुत अधिक महत्व है, एक विशेष स्थान है। कार्यक्रम शुरू करते हुए मैं बता दूं, यदि मुझसे आप बाबा का संबोधन सुने तो यह नाना गोरे जी के लिए होगा। बाबा का मतलब होता है पिताजी और मैं उनकी पुत्रवधू पल्लवी। मुझसे यदि बाबा सुने तो संबोधन उनके लिए है। नाना गोरे जी को रायपुर और समूचे प्रदेश में समाज सेवा के क्षेत्र में उनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। महिला सशक्तिकरण, वनवासी कल्याण के लिए उनके किए गए योगदान बहुत अमूल्य है। छत्तीसगढ़ में जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को स्थापित करने और मजबूती प्रदान करने में उनकी महती भूमिका रही है। यदि एक ही वाक्य मुझे कहना हो तो समाज कल्याण और नाना गोरे अविभाज्य थे। भारतीय डाक विभाग छत्तीसगढ़ परिमंडल ने विशेष आवरण के प्रकाशन की अनुमति दी है। विशेष आवरण के माध्यम से हम नाना गोरे जी के कार्यों, उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि उनका व्यक्तित्व, सिद्धांत और कार्यशैली धरोहर के रूप में हम नई पीढ़ी को दे सकें। और अधिक समय नष्ट करते हुए विशेष आवरण के लोकार्पण के लिए मैं हरीश महावर जी से अनुरोध करती हूँ कि प्रोटोकॉल के अनुसार बताएं हमें क्या करना होगा। श्री रमेश बैस जी और आशीष गोरे से अनुरोध है कि नाना गोरे की स्मृति में विशेष आवरण का लोकार्पण करें। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित सब जाए अभी पर मान रहे। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। धन्यवाद। विशेष आवरण की क्या उसका महत्व है ये मैं ज्यादा अच्छे से नहीं बता पाऊंगी।
इसके लिए मैं हरीश महावर जी को आमंत्रित करती हूँ कि इसका महत्व और क्या उसका स्थान है, ये हमें 2 शब्द कह के बताएँ। हरीश महावर जी। स्वर्गीय श्री भानुराव जी गोरे के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर उपस्थित आदरणीय श्री रमेश बैस जी, हम सभी के लोकप्रिय, रायपुर से 7 बार के सांसद, अनेक राज्यों के राज्यपाल, हम सभी के हृदय में निवास करने वाले इन महान विभूति को इस समारोह में हम पाकर बहुत ही गौरवान्वित हैं। उपस्थित श्री आशीष जी, गणमान्य नागरिकगण, डाक विभाग के अधिकारीगण, फिलाटेलिस्ट बंधुओं, आप सभी को मेरा नमन। आज बहुत खुशी का अवसर है कि गोरे फैमिली, श्री भानुराव गोरे जी, जिन्हें हम सभी नाना गोरे जी के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म शताब्दी समारोह मनाने डाक विभाग का भी सौभाग्य है कि ऐसे महान विभूति पर हम आज विशेष आवरण जारी कर रहे हैं। आशीष गोरे जी ने जब ये अपनी इच्छा व्यक्त की तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ, ये एक अवसर ऐसा है जहां हम लोग कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। डाक विभाग के लिए भी एक अच्छा अवसर है। तो गोरे फैमिली के माध्यम से ही एक महान विभूति को सम्मानित करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। विशेष आवरण के बारे में यदि मैं आपको जानकारी दूं तो मैं पहले आपको डाक टिकट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम सभी ने डाक टिकट जरूर देखी होगी, लिफाफों में और प्रयोग भी की होगी। सामान्यतः जो डाक टिकट हम लोग प्रयोग करते हैं लिफाफों पे, वो बार बार छपती है। जितने बार खत्म होती है उतने बार छपती है। लेकिन कुछ डाक टिकट केवल एक बार ही प्रिंट होती है, जिसको हम लोग कमोमरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स के नाम से जानते हैं, जो फिलाटेली पर्पस के लिए भी काम आती है। फिलाटेलिस्ट लोग की खास पसंद है और वो अनेक विषयों पे जारी होती है और एक बार जारी होती है, वो कभी भी रीप्रिंट नहीं होती है। और चूंकि वो सीमित संख्या में छपती है, इसलिए उसको लोग संग्रह करना पसंद करते हैं। बहुत ही आकर्षक होती है और बहुत इंफॉर्मेटिव होती है। जब वो टिकट छपती है तो सिर्फ टिकट नहीं छपती है, उसके साथ एक स्पेशल फर्स्ट डे कवर छपता है, उसके साथ एक विवरणी का ब्रोचर छपता है। और फिलाटेलिस्ट लोग होते हैं जो डाक टिकट संग्रह करने वाले होते हैं, वो लगभग सभी प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करना पसंद करते हैं। डाक विभाग ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पे डाक टिकट न निकाल रहा हो। आप केवल डाक टिकटों की श्रृंखला यदि देखना चाहते हैं तो भारतीय डाक विभाग के वेबसाइट को देखेंगे, उसमें फिलाटेली एक सेक्शन है, उसमें जाएंगे तो आपको अब तक जारी सभी डाक टिकटों का उसमें आपको जानकारी मिलेगी। आप पाएंगे कि कोई भी ऐसा विषय बाकी नहीं है जिस पे डाक टिकट ना निकली हो। ये हुई डाक टिकट की बात जो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे जारी होती है। और बहुत खुशी की बात है कि आने वाले 25 तारीख को माता कर्मा पे डाक टिकट जारी हो रही है और वो रायपुर से जारी हो रही है। ऐसे ही स्थानीय स्तर पर महान विभूतियों के लिए या महान घटनाक्रम के लिए या किसी हिस्टोरिक इवेंट को यादगार बनाने के लिए मुख्य पोस्टमास्टर जनरल महोदय की अनुमति से हम लोग स्पेशल कवर प्रिंट करते हैं, स्पेशल कवर इशू करते हैं। और ये स्पेशल कवर भी न केवल उस घटना को यादगार बनाने के लिए, महान विभूति के स्मरण के लिए बहुत महत्व की वस्तु है, और फिलाटेलिस्ट लोग के लिए तो ये निश्चित। आज का आयोजन हो पाया है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां डाक विभाग, भारतीय डाक विभाग छत्तीसगढ़ परिमंडल के लिए। इस विशेष आवरण के माध्यम से हम नाना गोरे जी के समाज के प्रति समर्पण को ही हमारे अपने रमेश भैया जी, डाक टिकट के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी श्री हरीश महावर जी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे बुढ़ापारा के निवासी पहले, उसके बाद हमारे कालीबाड़ी स्कूल के छात्र, उसके बाद हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र,
ये एक हमारे लिए एक अभूतपूर्व आयोजन है, जिसमें कि बहुत सारे रीयूनियंस ये रीयूनियन का एक रीयूनियन यहाँ पर हो रहा है, जिसके लिए मैं आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं। बहुत दिनों से परिवार की और मेरी इच्छा थी कि पिताजी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कुछ ऐसा कार्यक्रम किया जाए, जिससे कि उन्होंने जो कार्य किए हैं, उन्होंने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए हम सभी को एक ऐसे स्थान पर पहुंचाया है, जहां पर उनके मुझे बहुत खुशी है कि मैं बहुत सोच रहा था कि कैसे ये आयोजन किया जाए, और डाक विभाग का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये विशेष आवरण की जानकारी मुझे हरीश जी ने ही दी, और इस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है, जिसमें कि आप लोग अपने परिवार के उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकते हैं, के उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकते हैं, और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो तरीका एक और है कि उनकी बातों को, उनकी चली हुई राहों को, उन्होंने जो पथ अख्तियार किए हैं, उनको हम और भी ज्यादा लोगों के पास साझा करें। इसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम था, और इसमें हमने शुरुआत में ये होता है कि एक कड़ी, इसको मैं मानता हूं आप लोगों का कि जो पहल है हरीश जी, ये बीते वर्षों में जो योगदान दिया गया है, उसको हम वर्तमान के लोग उसको जाने और बताएं, और नई पीढ़ी उससे सीखे। में उसके सदस्य थे, और ये जो भवन जो पहला बना था, उसमें उनका काफी योगदान रहा था, ये उन्होंने आकर मुझे बताया। ये जब भवन बना था तो किशोर कुमार जी की एक संगीत सभा यहाँ पर हुई थी, और वो मेरे पिताजी, और जिनके नेतृत्व में उन्होंने काम किया था, श्री टी.एम. घाटे जी, उनके नेतृत्व में ये हुआ था। और उस समय जो भी योगदान या जो भी धनराशि इकट्ठी या एकत्रित हुई थी, उससे इसके पूर्व का भवन यहाँ पर निर्माण हुआ था। और उसके तब तक हालांकि काफी लंबा इतिहास है और बहुत गौरवशाली और गौरवान्वित होने वाला इतिहास है महाराष्ट्र मंडल का, लेकिन जब खुद का भवन यहाँ पर बना, तो इसकी जो उन्नति या प्रगति, या जिस तरह से इस महाराष्ट्र मंडल ने छत्तीसगढ़ में अपना योगदान दिया, उसके लिए नींव का पत्थर यहाँ का भवन स्थापित हुआ। और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस पहल में जो लोग उस समय शामिल थे, उनमें से एक मेरे पिताजी नाना गोरे भी थे। तो वो एक साधना का था, जिसमें कि हमको काफी लोगों से सहयोग लेना था। दूसरी कड़ी में जुड़े बाल समाज, जो कि हमारे बुढ़ापारा की एक संस्था है, बाल गंगाधर तिलक के नाम से बनी हुई ये संस्था है। और गणेशोत्सव जो रायपुर में शुरू हुआ, उसका काफी बड़ा श्रेय हमारे बाल समाज को जाता है, और उसके संस्थापक सदस्यों के रूप में मेरे पिताजी ने काम किया। और जब महाराष्ट्र मंडल से हमें ये मिला कि आपके पिताजी ने ये योगदान दिया है, तो इस कड़ी में दूसरे जुड़ने वाले जो व्यक्ति थे, वो हमारे बाल समाज के अध्यक्ष श्री प्रदीप शेतुत थे। उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे घर में जिस तरह से सांस्कृतिक और राजनैतिक और सामाजिक वातावरण था, उसमें पिताजी शुरुआत के दिनों से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े स्वयंसेवक थे। और मुझे बहुत खुशी है उन लोगों का नाम लेने में कि जो संघ भी 100 साल अपने पूरे करने वाला है 2025 में। और मुझे इस बात की खुशी है कि रायपुर में 1930 के दशक में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो रही थी, तो अभी परसों ही हमारे वरिष्ठ प्रचारक श्रद्धेय शांताराम जी सराफ जी ने मुझे एक बात कही कि डॉक्टर हेडगेवार यहाँ पर आए थे, और संघ की स्थापना के लिए जो चुनिंदा परिवारों से उनकी बातचीत हुई थी, उसमें से एक थे डॉक्टर भादुरी, डॉक्टर देवस और एडवोकेट देवस्थले, और तीसरे जो नाम थे वो मेरे दादाजी काशीनाथ गोरे थे। और यहाँ से हमारा संपर्क संघ से हुआ, ये 1930 के दशक की बात है। और डॉक्टर हेडगेवार जी से जो हमारा संपर्क शुरू हुआ, उसके बाद जो 3 सरसंघ चालक भारत संघ के हुए,
परम पूज्य गुरुजी, परम पूज्य बाला साहेब देवरस और परम पूज्य रज्जू भैया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, ये हमारे घर में निवास करते थे और उनके साथ मुझे भी और मेरी बहनों को उनके साथ रहने का, उनके साथ बातचीत करने का, विचार विमर्श करने का और एक संघ के बड़े वरिष्ठ अधिकारी के अलावा एक परिवार के सदस्य के रूप में मिलने का भी अवसर प्राप्त हुआ, जो कि केवल मेरे पिताजी नाना गोरे और मेरी माँ रेखा गोरे के कारण ये संभव हो सका। संकल्प विशेष आवरण का था, साधना में सहयोग हमको चौथी कड़ी आरएसएस के बाद जो जुड़ी वो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की थी और मैं श्री विवेक सक्सेना जी और श्री पूर्णेंदु सक्सेना जी जो कि क्रमशः जनसंघ, भाजपा और आरएसएस से जुड़े हैं, उन्होंने मुझे काफी सहयोग दिया कि किस तरह से वो दस्तावेज तैयार किए जाएं ताकि ऑथेंटिसिटी हमें प्रूफ की जा सके कि इस व्यक्ति ने ये काम किया है। उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज ये सिद्धि का वक्त है, तो संकल्प से साधना और साधना से सिद्धि, ये हमारे हमें हमेशा कहा जाता है और आज मैं बहुत खुश हूं इस बात से। बहुत आनंद का विषय है कि आज ये जो हमने आयोजन किया है वो एक सफल सिद्धि की ओर जा रहा है, जिसके के लिए मैं आप लोगों का भी बहुत आभारी हूं। इस पूरे अनुष्ठान में जो विशेष आवरण था, जन्म शताब्दी का समारोह है। मेरे दो मित्र उमाशंकर व्यास और मनोज कंडोई का नाम भी मैं लेना चाहूंगा, जिन्होंने तहे दिल से जब डे 1 से लेकर अभी तक इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोग सब भी उनका भी बहुत आभार व्यक्त करें। जब आप किसी की जन्म शताब्दी की बात करते हैं तो जन्म शताब्दी का अरसा 100 वर्ष का होता है। जीवन की कालावधि, मेरे पिताजी 72-73 साल के थे। इस कालावधि में उन्होंने जो जो काम किए उसके बारे में कुछ लोग यहाँ पर आपसे आज अपनी बातें रखेंगे भी। लेकिन जब आप इस अनुष्ठान को या आप इस संकल्प को लेते हैं कि आपको जन्म शताब्दी मनानी है, तो उस व्यक्ति के जीवन को आप दोबारा जीते हैं। उस व्यक्ति के जीवन के बारे में आप बहुत सारी ऐसी चीजें जो कभी आपको पता होती है या पता नहीं होती हैं, ये काफी दूसरे लोग आकर आपको बताते हैं और इन सुनहरी यादों का पिटारा खुल जाता है। और यही एक शताब्दी के समारोह का ये जो है वो अमृत जो मिलता है वो ये है कि किस तरह से आपके पहले की पीढ़ी ने आपके लिए ये जो पायदान बनाई हैं, जिसके कारण आप यहाँ तक आ पहुंचे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बहुराष्ट्रीय कंपनी बॉश में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अभी फिलहाल बैंगलोर में हूँ और मेरी सारी पढ़ाई रायपुर में हुई और इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने बिलासपुर से किया। लेकिन छत्तीसगढ़ में पढ़ने के बाद भी मैंने जो कॉर्पोरेट जगत में अपनी प्रगति की है, इसके पीछे मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने जो चीजें बताई कि कैसे निर्भीक होकर कैसे बहुत सी चीजें की जा सकती हैं। और आज मैं जब मुड़कर देखता हूं, करीब 45 देशों की मैंने यात्रा की है और उन पर किताबें भी लिखी हैं। तो ये सब करने के पीछे निर्भय होकर किस तरह आप काम कर सकते हैं वो मैंने अपने पिताजी से सीखा। और आजकल आपने इकोनॉमिक जगत में एक फायर वर्ड सुना होगा। ये फायर यानी नौकरी से निकालने वाला नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली, ये आजकल यूट्यूब में इसका जमाना है। और ये इस चीज के सिमिलर चीज मेरे फादर ने मुझे बताई थी, जो मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का और जब मुझे जॉब मिला तो मैं लार्सन टुब्रो में काम करता था और काम करने के बहुत अचीव किया। तो मेरे फादर ने ये चीज मुझे बताई थी कि आपने जो अचीव किया है वो तो शुरुआत है। 25 साल से 40 साल की आयु तक जो व्यक्ति होता है वो अपनी स्किल लेवल को कभी डेवलप नहीं करता है। 22 से 24 या 25 साल तक आप अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं, क्वालिफिकेशंस को बढ़ाते हैं। लेकिन यदि आपको कॉर्पोरेट जगत में अच्छा काम करना है तो आपको
25 से 40 साल की जो कालावधि है, आपके आयु वर्ग है, उसमें आपको एडिशनल स्किल सेट और कॉम्पिटेंस पैदा करना होगा, तभी आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। और मुझे खुशी है कि मैंने चीन में करीब 6 साल काम किया, जापान में 4 साल काम किया, सिंगापुर में 4 साल काम किया। तो ये सब जो छोटी-छोटी बातें उन्होंने बताई थी कि किस तरह से आप अपने जीवन को एक नए मोड़ पर ले जा सकते हो, द्वारा की गई बातें बहुत अच्छी लगी। एक और, चूंकि ज्यादा लंबा मैं कहना नहीं चाहता हूं, हमारे घर में एक व्यक्ति का हमेशा आना जाना होता था और मुझे बहुत गर्व है कि उस व्यक्ति का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी है। बहुत बहुत सारे अनुभव हुए और एक मेरा खुद का अनुभव ये था कि एक बार रमेश जी, एक सभा थी सप्रे स्कूल में और अटल जी हमारे घर में विश्राम करने आए थे और मैंने उनके सामने ऑटोग्राफ बुक थमा दी। मुझे ऑटोग्राफ लेने का बहुत शौक था और वो पहले व्यक्ति नहीं थे जिनसे मैं ऑटोग्राफ ले रहा था, लेकिन जब ऑटोग्राफ बुक मेरे पास आई तो उसमें हिंदी में लिखा हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी। मेरे लिए हैरानी वाली बात यही थी कि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके हस्ताक्षर मैंने हिंदी में देखे थे। इसके पहले जितने भी व्यक्ति थे उनके सिग्नेचर्स हिंदी में नहीं थे। उस समय मैं 8वीं या 9वीं कक्षा में था और उस चीज का मेरे दिमाग पर बहुत असर पड़ा और मैंने उनसे पूछा भी कि आपने हिंदी में लिखा, तो वो ज्यादा बात नहीं करते थे, मुस्कुराकर उन्होंने कहा हाँ। और उन्होंने कहा, तो मैंने ये भी पूछा उनसे कि क्यों करते हैं, तो वो और मुस्कुराकर बोले अपनी भाषा है। तो अपनी भाषा सुनकर ये मेरे लिए एक प्रेरणा बनी और उस दिन से, वो 1983 की बात है, हम 2025 में बैठे हैं, चाहे मैं देश में रहा या परदेश में रहा, मैंने कभी भी देवनागरी लिपि के अलावा कोई दूसरी भाषा में किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये हमारे लिए एक अटल जी का रहना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज रही और ये इसके लिए मैं पिताजी का ये जो हमारे घर में माहौल था, वातावरण उन्होंने पैदा किया, वो बहुत हमारे लिए काम आया। महाराष्ट्र से आकर हमारा परिवार 1932 या 1935 में यहाँ पर बसा और यहीं का हो गया। मेरे दादा यहाँ पर इनकम टैक्स कमिश्नर थे और उनकी पदोन्नति के कारण सारा परिवार यहाँ पर आया और उनके आने के बाद लगभग पिछले 100 साल हो जाएंगे हमें यहाँ पर आकर, और छत्तीसगढ़ की धरती पर हमने बहुत अच्छा हमें लगा। और आज का ये जो विशेष आवरण है वो हमारे परिवार के लिए, मेरे पिताजी के लिए एक बहुत गौरव का विषय है कि महाराष्ट्र की धरती से आकर छत्तीसगढ़ की धरती पर उन्होंने ये जो योगदान दिया है, ये विशेष आवरण उन्होंने जो अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं उनके कार्यों पर एक बड़ी मुहर लगाता है। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और इसी कड़ी को हम आगे भी बढ़ाएंगे शताब्दी वर्ष में, और आने वाले कुछ साल में हम एक निजी संग्रहालय भी बनाना चाहते हैं रायपुर में, जो कि हमारे महाराष्ट्र की जो संस्कृति यहाँ पर पली है छत्तीसगढ़ में, उसका एक लेखा जोखा हम उस निजी संग्रहालय में बनाएंगे और आप लोगों से फिर से उस समय रूबरू होने का वक्त मिलेगा। आप सभी को उस समय भी हम आमंत्रित करेंगे। एक बार फिर से आप सब इस बड़ी संख्या में आए और हमारे पिताजी के इस जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी। अभी आशीष जी ने परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का एक संस्मरण बताया कि कैसे उन्होंने रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का दायित्व सौंपा था। यह किस्सा हम लगभग खो चुके थे जब तक कि श्री शांताराम सराफ जी ने इसकी याद नहीं दिलाई। आज वे किन्हीं कारणों से यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं, लेकिन गोरे परिवार को और हम सभी को उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमेशा मिलती रही हैं। एक किस्सा यहाँ जरूर बताना चाहती हूँ। आशीष जी ने, या मेरे ख्याल से नाना गोरे जी की छोटी पुत्री नीरजा, उन्होंने बताया था कि एक बार भाजपा
शायद तब भारतीय जनता पार्टी का गठन नहीं हुआ होगा, तो जनसंघ की बैठक हो रही थी घर में और ऊपर के कमरे में सभी पदाधिकारी उस बैठक में भाग ले रहे थे और नाना गोरे बाबा ये सीढ़ियों के पास नीचे बैठे हुए थे। बैठक उनके घर हो रही थी, सभी ऊपर व्यस्त थे और सबको ताकीद दी उन्होंने, किसी सबसे कहा कि कोई ऊपर नहीं जाएगा जब तक वे नीचे नहीं आ जाते। चूँकि वे पदाधिकारी नहीं थे, इसलिए वो उस बैठक में भाग नहीं ले रहे थे। लेकिन इसके बाद भी किसी को संकोच नहीं हुआ कि नाना गोरे के घर बैठक की जाए या न की जाए, ऐसा किसी को प्रश्न ही नहीं हुआ। क्योंकि वे जानते थे, नाना गोरे अपने सिद्धांत पर अडिग हैं। वे पदाधिकारी नहीं हैं, वे नहीं बैठक में बैठेंगे, क्योंकि उनमें न श्रेय की चाह थी, न पद की लालसा। वे हमेशा एक कार्यकर्ता रहे और यही उनका गुण है, जो आज के सोशल मीडिया के भरे हुए जीवन में हम सभी को सीखने लायक है। बातें तो बहुत सी हैं जो हम सभी के ज़हन में होंगी कुछ न कुछ साझा करने के लिए, लेकिन बाल समाज से आज उनके पड़ोसी, जो बहुत लंबे अरसे तक पड़ोसी परिवार रहा और बाल समाज के प्रतिनिधि श्री चंद्रकांत शितूत जी, वे अपने मनोभाव यहाँ साझा करने चाहते हैं। मैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। श्री चंद्रकांत शितूत जी। बूढ़ापारा एक ऐसी जगह है, नाम पे मत जाइएगा, यहाँ बड़े-बड़े जवान हैं और जो ऐसे-ऐसे काम करते हैं कि आप देखते ही रह जाइएगा। श्री चंद्रकांत शितूत जी। उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस पावन शुभ अवसर पर मैं बाल समाज रायपुर की ओर से श्री नाना गोरे जी को आदरांजलि देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं बालपन से नाना गोरे जी के स्नेह का पात्र रहा हूं। बाल समाज की अगर बात की जाए तो बाल समाज का गठन 1908 में हुआ था और नाना गोरे जी इसके सक्रिय सदस्य और कहना चाहिए कि जितना उन्होंने उस समाज के लिए किया, बाल समाज के लिए, वो एक बहुत बड़ी देनगी थी। बाल समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में नाना जी की सहभागिता रही है। अभी जैसे उनके बारे में बताया गया, तो मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि बालिकाओं के विकास उस समय पे 1950-1952 के समय में उन्होंने पुरस्कार जाहिर किया कि जो बालिकाओं के भाषण प्रतियोगिता होगी उसका पुरस्कार नाना गोरे जी के तरफ से अपने पिता श्री काशीनाथ गोरे के नाम से उन्होंने देना शुरू किया। नाना जी स्वस्थ रहने के लिए काफी जो उनकी डेली की रूटीन थी वो काफी ये थी, तो सुदृढ़ इसके व्यक्तित्व था उनका। कबड्डी के काफी प्रिय खेल था उनका और बाल समाज ने कबड्डी की प्रतियोगिता जो शुरू की थी वो 1940 से शुरू की थी और 1950 में नाना ने 1955 में नाना जी ने कबड्डी प्रतियोगिता जो कि तकरीबन छत्तीसगढ़ स्तर की हुआ करती थी, उसके विनर और रनर दोनों की शील्ड्स, जो रनिंग शील्ड्स रहती थी, वो बाल समाज को प्रदान की थी। बाल समाज के साथ में वो वर्षों तक, अंत समय तक वो जुड़े रहे और बाल समाज के हित के लिए वो कार्य करते रहे। एक बात और है कि नाना जी का जो संबंध समाज के विभिन्न वर्गों के साथ रहा, वो इतना घनिष्ठ रहा कि मैं जब उन पुराने पेपर्स को जांच रहा था तो मैंने देखा कि कई बार ऐसा, कई सालों में ऐसा हुआ है कि जब जितना कलेक्शन हुआ उसका मेजर शेयर जो था या सबसे बड़ा शेयर जो था वो नाना जी के तरफ से कलेक्ट किया जाता था। यानी एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा तो 1400 रुपए के कलेक्शन में उस समय पे
500 रुपए का कलेक्शन जो है वो नाना जी की तरफ से कलेक्ट किया हुआ था। इस तरीके से आपको एक बात का और आश्चर्य होगा, हम 400-500 रुपए की बात करते हैं, लेकिन लोगों से लिए जाने वाला चंदा 4 आना, 6 आना, 8 आना, 12 आना, 1 रुपया ऐसा होता था। तो 500 रुपए कैसे कलेक्ट होते थे या कितने लोगों से होते थे, ये आप खुद सोच सकते हैं, जो हिसाब कर सकते हैं। मैं एक और घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। आज आवरण निकल रहा है। मैंने छोटा था 8 साल का, तो संबंध कैसे थे इसका एक उदाहरण है कि नाना मेरे को किन्हीं टिकट्स कलेक्ट करना है। तो बोले ठीक है। जहां जाते थे, जिस जगह जाते थे, वहां से टिकट्स लाते थे, देश के विदेश के। आप सोचिए, मतलब सन 62-63 की बात है। उन्होंने उस समय पर ला ला करके टिकटें मेरे को दी घर पे। यानी ये जो संबंध था, या उस समय के वातावरण में ये जो था कि आत्मीयता जो थी, वो आत्मीयता धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि ऐसे आत्मीय लोग आज भी हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं है। उन लोगों को आदर्श मान करके बाकी के लोगों ने भी उस आदर्श पर आगे चलना चाहिए। आज डाक का कवर भी हुआ है, और मेरा चूंकि टिकट के साथ में ऐसा संबंध रहा है, तो मैं उससे बड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ। लेकिन और अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, हृदय से धन्यवाद देते हुए, कि नाना जी का जो व्यक्तित्व था, जो उनके आदर्श थे बालिकाओं के प्रति, पुरुषों के प्रति, बाकी के लोगों के प्रति, उसके ऊपर लोगों ने चलने का कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी का आगमन हुआ है। हम तालियों से आपका स्वागत करते हैं। मीनल जी से मंच पर आसन ग्रहण करने का अनुरोध करती हूँ। मीनल चौबे जी, आप रायपुर की महापौर हैं। नाना जी के महिला सशक्तिकरण को लेकर विचार ऐसे थे कि इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए, और आप सभी ने उनकी पत्नी रेखा गोरे जी का नाम बहुत सी चीजों के लिए सुना होगा। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या मैं इसका 1/20वां हिस्सा भी कुछ कर पाऊंगी तो धन्य समझूंगी। आज उन दोनों को बहुत प्रसन्नता होती कि रायपुर के महापौर का दायित्व मीनल जी के सक्षम हाथों में है। मैं नीरजा बोधनकर जी का उनसे अनुरोध करती हूँ कि मीनल चौबे जी का स्वागत पौधा देकर करें। आपका स्वागत है मीनल जी। आज जिस भवन में हम लोग मौजूद हैं, महाराष्ट्र मंडल भवन, इसके पहले भी इसी स्थान पर जो भवन था उसके निर्माण की कहानी हमने अभी सुनी। इस भवन की निर्मिति कैसे हुई और इतना सुंदर स्वरूप महाराष्ट्र मंडल का कैसे बढ़ता गया, उसके साथ ही नाना कोरे जी के बारे जब आशीष ने उनसे पत्र की इच्छा चाही महाराष्ट्र मंडल से, तो जैसा कि उन्होंने बताया, अजय जी ने तारीख के साथ पत्र दिया कि किस समय उन्होंने क्या दायित्व निभाया। ये लंबे समय तक बहुत सुचारू रूप से चलाए हुए एक संगठन का काम है। इसके लिए उन्हें साधुवाद। मैं श्री अजय काले जी को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर 2 शब्द कहें। श्री अजय काले महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष हैं। श्री अजय काले। नमस्कार। मंचस्थ आदरणीय पूर्व राज्यपाल और रायपुर के लाडले दुलारे हमारे रमेश भैया जी, सादर चरण वंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित
नगर की प्रथम महिला मेयर माननीय मीनल चौबे जी, डाक विभाग के आदरणीय महावर जी और इस कार्यक्रम के आयोजक नाना साहेब गोरे के सुपुत्र श्री आशीष गोरे, उनका पूरा परिवार और यहाँ उपस्थित सारे लोगों को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ। अभी मैं बैठे-बैठे सुन रहा था 1930 में जब हेडगेवार जी यहाँ पर आए थे, तो जो बातें उन्होंने कही थी कि महाराष्ट्र से आया हुआ व्यक्ति इस छत्तीसगढ़ अंचल में बस गया और छत्तीसगढ़ के लिए इतना बड़ा काम कर गया। तो मैं एक प्रसंग जो मेरे पास में लिखित में है, उसके बारे में यहाँ पर उपस्थित लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि 26 मार्च 1935 ये महाराष्ट्र मंडल का 5वां स्थापना दिवस था। 26 मार्च 1935 महाराष्ट्र मंडल का नहीं 1939 में महाराष्ट्र मंडल की स्थापना हुई। 26 मार्च 1939 को 5वां स्थापना दिवस था और उस समय आरएसएस के संस्थापक सदस्य आदरणीय हेडगेवार जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उस समय 400 लोग थे उपस्थित उस कार्यक्रम में। और हेडगेवार जी ने जो कहा था, जैसे कि विदित है उस समय बहुत सारे महाराष्ट्रियंस उस कार्यक्रम में थे, क्योंकि महाराष्ट्र मंडल का स्थापना दिवस था। उस समय उन्होंने कहा था कि जिस जगह रहते हो उस जगह की मिट्टी में मिक्स होकर हिल मिलकर ऐसे काम करो कि अपनी उपयोगिता उन लोगों के लिए सिद्ध करो जो यहाँ पर है उपस्थित। इस बात की जरा गहराई से समझा जाए, उस ब्रह्मवाक्य को लेकर महाराष्ट्र मंडल ने सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, महिला सशक्तिकरण की दिशा में सखी निवास, दिव्यांग बालिका विकास गृह, सामाजिक कार्यों के लिए महाराष्ट्र मंडल, शंकर नगर में बाल वाचनालय, संत ज्ञानेश्वर इंग्लिश मीडियम विद्यालय, रायपुर के 16 महिला केंद्रों की स्थापना, निरंतर सारे समाज को लेकर, केवल महाराष्ट्र नहीं, सारे समाज को लेकर निरंतर ये काम करने वाला महाराष्ट्र मंडल उस ब्रह्म वाक्य को लेकर चल रहा है कि सारे समाज के लिए काम करना चाहिए। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस मीटिंग में नाना साहेब गोरे और जैसे और बहुत सारी शख्सियत उस समय के लोग उपस्थित थे, जिन्होंने उस ब्रह्म वाक्य को पकड़ा और महाराष्ट्र मंडल का जो आज ये स्वरूप आपको दिखाई देता है, उसी का परिणाम है कि हमें सारे समाज के लिए सेवा करना चाहिए। मानवता प्रथम, ये महाराष्ट्र मंडल का ऑब्जेक्ट है। और जब आशीष जी मेरे पास में आए तो मैंने उनसे कहा कि नाना साहेब गोरे और रेखाताई गोरे, महाराष्ट्र मंडल, ये सारे एक दूसरे से बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है। तो मैंने उनको रिकॉर्ड्स निकाल के दिखा है कि कार्यकारिणी सदस्य भी थे नाना साहेब गोरे, महाराष्ट्र मंडल के ट्रस्ट में भी थे और उस समय ट्रस्टी थे जब महाराष्ट्र मंडल का ये स्वरूप बन रहा था। महाराष्ट्र मंडल के नए भवन की प्लानिंग चल रही थी, किशोर कुमार नाइट के कार्यक्रम की योजना बन रही थी। उस समय के हमारे टीएम घाटे साहब और उन सबकी पूरी टीम में नाना साहेब गोरे उपस्थित थे और मिनट्स मैंने दिखाई कि किन किन लोगों ने क्या क्या कहा और सबका एक ही उद्देश्य था कि जो भी काम करना है सारे समाज के लिए करना है। और ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे मिनट्स में, ऐसे मीटिंग्स में, ऐसी प्लानिंग में जब नाना साहेब गोरे थे तो मैंने एक ही बात कही, उस समय के युवा लोग आज के वरिष्ठ है, इसलिए युवा लोग ही जी समाज के काम में यदि आगे बढ़ते हैं तो समाज का काम बहुत आगे बढ़ेगा। मैं आज नाना साहेब गोरे के इस आयोजन के लिए सबसे पहले पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, आशीष जी को बधाई देता हूँ कि अपने परिवार में अपने पिताश्री के स्मृति में हमेशा ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए कि उनके जो सिद्धांत है, उनके सिद्धांत पे आने वाली पीढ़ी जरूर काम करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूरे परिवार को साधुवाद देते हुए आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। इसके पहले कि मैं मीनल चौबे जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं, उनका परिचय कराते हुए मुझे खास खुशी हो रही है।
ये मेरी साइंस कॉलेज में सीनियर थी। तब से ही इनके व्यक्तित्व में एक अलग सा जादू था और तब वे कॉलेज में एक तेज तर्रार सीनियर के रूप में जानी जाती थी। आज एक प्रखर नेत्री के रूप में अपना स्थान बना चुकी हैं। 2 समय की पार्षद और रिकॉर्ड मतों से जीतकर ये महापौर के पद पर पहुंची हैं। आपको बहुत-बहुत बधाई। अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि सभा को संबोधित करें श्रीमती मीनल चौबे जी। थैंक यू पल्लवी। आज के इस नाना साहेब गोरे जन्म शताब्दी के अवसर पर हम आज इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित पूर्व अजेय सांसद और पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्री रमेश बैस जी, हमारे बीच उपस्थित आशीष जी और पोस्ट ऑफिस से हमारे बीच आए हैं एक अधिकारी जी और गोरे जी के समस्त परिवार। पल्लवी जी ने मेरे बारे में परिचय दिया, वो साइंस कॉलेज में मेरी जूनियर थी। एक परिचय और है, पल्लवी की बड़ी बहन जागृति, हम स्कूल में क्लासमेट थे, वो भी यहाँ उपस्थित है और मुझे लगता है मैं 25 से 30 वर्षों बाद उसको देख रही हूँ, तो यहाँ आना मेरे लिए बहुत ही सुखद अवसर है। और महापौर बने हुए मुझे 1 महीने हुआ होगा, पर ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तीसरी बार इस सभागृह में आ रही हूँ, तो जरूर कुछ ना कुछ तो अपना अटैचमेंट है ही लगता है मुझे। और मेजर गोरे साहब के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिए दिखाने के समान है। और जो मैं थोड़ा बहुत उनके बारे में जानती हूँ, आदरणीय मनोज कंदोई जी ने मुझे इस कार्यक्रम के लिए थोड़ा आमंत्रित किया था। तो महापुरुषों का जीवन है वो सदैव त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए ही होता है। एक बात मैं और कहना चाहूंगी जो मेरे से स्किप हो गया था, मुझे बहुत ही गौरव का अनुभव होता है। आदरणीय रमेश बैस जी यहाँ बैठे हैं, मेरा जो बाल्यकाल है वो उनके सानिध्य में ही बीता है। वो जहाँ ब्राह्मण पारा में पहले रहते थे, तो मेरा निवास भी वहीं था। मैं बचपन से उनको देखती थी और कुछ सोचती तो नहीं थी मतलब कुछ अदरवाइज मत लेना, बिल्कुल तब मेरा ये नहीं था कि मैं ऐसे पॉलिटिक्स में आ जाऊंगी, पर उनको देखती तो बहुत थी और अच्छा लगता था। उनके पूरे परिवार के साथ मेरा बचपना वहीं बीता है पूरा, और इसलिए ये सब मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुखद अनुभव है, पुराने लोगों से मेरा परिचय हुआ है। और महिला सशक्तिकरण के लिए नाना साहब गोरे जी ने बहुत सारे काम किए हैं और संघ के में भी उनका बहुत अच्छा वर्चस्व था। और संघ के ही अनुसंघिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें मातृशक्तियों को अच्छा खासा महत्व दिया जाता है और पूरे स्वाभिमान के साथ उनको स्थान दिया जाता है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता थी और कार्यकर्ता से आगे बढ़ते बढ़ते तक पार्षद बनी 3 बार। उसके बाद आज मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि मैं रायपुर शहर की महापौर बनी हूँ और इसके लिए मैं अपने सभी बड़े बुजुर्गों का बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। यहाँ इस सभागृह में उपस्थित सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं। नाना साहेब के जीवन से हमको जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए और महापुरुषों का जीवन सदैव प्रेरणा लेने के लिए ही होता है। हम इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ नाना साहेब के परिवारजनों को, जिन्होंने इतना सुंदर सिस्टमेटिक और गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया है। और भी ज्यादा धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम का पार्ट बनाया है। और ये इस प्रकार की चीजें होती रहनी चाहिए ताकि हम बहुत सारी चीजों का हम रिकॉल कर लेते हैं। अभी पहले का समय अलग था, अभी का समय बिल्कुल अलग हो गया है। हम अपने जीवन में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि हम बहुत सारी चीजों को याद नहीं कर सकते। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी हमको बताना है कि जो हमारे अग्रज थे उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया है और क्या क्या हमारे समाज को और शहर को और प्रदेश को देश को दिया है। ये सब जानने का ये इस प्रकार का जो आयोजन है वो एक सशक्त माध्यम है। इस प्रकार के कार्यक्रम की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। मगर मैं ये और कहना चाहूंगी कि हम आयोजन तो जरूर करते हैं, फिर हॉल से निकल के सब बातों को भूल जाते हैं। तो ये सब चीजें अच्छी चीजें हैं और आज के परिवेश में ये बहुत आवश्यक भी चीजें हैं। जब हमारा जो समय है वो युग है वो सीधा डिजिटल युग में परिवर्तित होते जा रहा है। हमारी सारी चीजें हैं, हम सारे सब चीजों को हम एक मोबाइल से देख लेते हैं, जान लेते हैं। और जो चीजें जानना है, जो बेसिक चीजें हैं जिनसे हम, हमारा परिवार, हमारा आने वाला जनरेशन बहुत कुछ सीख सकता है, वो सब चीजें हमको मोबाइल में नहीं दिखता है। तो ये आयोजन बहुत प्रेरणादायी
आयोजन है और बहुत ज़्यादा मैं इस विषय पे मैं कुछ बहुत जानती भी नहीं हूँ। मेरा फील्ड एकदम अलग है, मैं राजनीति करती हूँ और कंटिन्यू वहाँ पर बनने के बाद से राजनीतिक भाषण और धन्यवाद यही सब चल रहा है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसे कार्यक्रमों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उन चीज़ों को याद करना चाहिए और कार्यक्रम अगर हो रहा है तो वो बस एक खाना-पूर्ति ना हो के उसका कुछ आगे तक इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इन 2 पंक्तियों के साथ अपनी बातों को समाप्त करूँगी कि सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय, चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजय, बुद्धि के पौमान पर उड़ता हुआ असहाय, जा रहा तू किस दिशा की ओर को निरूपाय, लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, क्या है तेरा अर्थ, यही नहीं है ज्ञात तो फिर ज्ञान का श्रम व्यर्थ, ज्ञान का श्रम व्यर्थ। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आयोजक गणों का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस इतने अच्छे कार्यक्रम का पार्ट बनाया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद मीनल जी। भगवान कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनकी मूर्ति बनाने का विचार हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों से वर्णन सुना गया कि भगवान कैसे दिखते थे और मूर्तिकारों ने अपनी समझ से उस वर्णन के आधार पर मूर्तियां बनाई। 4 मूर्तियां बनाई गई और जब वो प्रत्यक्षदर्शियों को दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि किसी मूर्ति का मुख भगवान से मिलता है, किसी के चरण, तो किसी की भुजाएं, तो किसी का वक्षस्थल, पर कोई भी एक मूर्ति पूरे भगवान का दर्शन नहीं कराती थी। मेरी हालत भी कुछ वैसी ही थी। जब मुझे आशीष ने कहा कि बाबा के लिए स्मरण पत्रिका, परिचयात्मक स्मरण पत्रिका लिखनी है। नियति ने मुझे उनके साथ सिर्फ 4 महीने, वो भी कुछ ही समय का उनसे परिचय, इतना ही मेरे भाग्य में लिखा था। तो मैंने इन चारों भाई-बहनों से उनके बारे में जानना चाहा। आपको लग सकता है कि मेरा उदाहरण थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन मेरा भाव वही था, कहीं मुख के दर्शन हुए, कहीं चरण के दर्शन हुए। और उसके आधार पर मैं उन्हें जितना प्राप्त कर सकी, वो उस स्मरण पत्रिका में आपके परिचय, नाना गौरे का नई पीढ़ी से परिचय करने के लिए समेटा है। आज हम उस स्मरण पत्रिका का अनावरण करेंगे। मैं मुख्य अतिथि श्री रमेश बैस जी, श्रीमती मीनल चौबे जी, हरीश महावर जी से अनुरोध करती हूँ कि उस स्मरण पत्रिका का अनावरण करें। इस पत्रिका का डिजाइनिंग पुणे से आशुतोष तांबेकर जी ने किया है। अब वो समय आ चुका है जिसके लिए हम सब राह देख रहे थे। हम सभी आज के मुख्य अतिथि जी को सुनना चाहते हैं। श्री रमेश बैस जी, जैसा कि बताया, लगभग अर्धशतक हो चुका है जब से वो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं। इनकी कार्यकुशलता और कार्यक्षमता का तो क्या ही कहना, जैसे सत्य को प्रमाण दिखाने जैसा होगा। और उसका लोहा प्रमोद महाजन जी जैसे दिग्गज नेता भी मानते थे। आप जब पर्यावरण मंत्री थे, तब प्रमोद जी का एक काम इन्होंने 24 घंटे के अंदर किया था। और प्रमोद जी ने तब कहा था कि धन्यवाद घर आकर चाय पीकर करेंगे। इतना लंबा अनुभव, इतने महान कार्य, बड़े-बड़े विभागों का पदभार संभाला, लेकिन जब आशीष उनसे मिलने त्रिपुरा गए, तो उन्होंने एक सहयोगी के परिवार के सदस्य का स्वागत किया और पूछा कि तुम्हें तो बंटी कहते हैं ना? यही खासियत होती है बड़े नेताओं की, जितने वे बड़े काम करते हैं, उतने ही सहज, सरल अपनत्व से सबसे मिलते हैं। मैं श्री रमेश बैस जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमें
अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर आसीन मिनल गोरे जी, मिनल चौबे जी, आशीष जी, हरीश महावर जी, अभी बैठे थे तो हरीश महावर जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हरीश महावर जी हमारे भतीजे के क्लास फेलो हैं और गांव के पास ही रहते हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के सभी सदस्य टीमों को मैं बधाई देता हूं। साथ में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है, मैं कुछ बोलने के पहले मैं नाना गोरे जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज हम पुष्पाहार से श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर रहे हैं, आज हम उनको यादों को लेकर आज उनके फर्स्ट डे कवर जो है हम उसको अर्पित कर रहे हैं। नाना गोरे जी को हम काफी बहुत पहले से जानते थे और काफी बातें नाना जी के बारे में बताए, चाहे वो संघ के कार्यक्रम में हो, वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यक्रम में हो, गरीबों की सेवा करनी हो, हर काम में वो आगे रहते थे। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखें कि नाना गोरे जी की जीवन क्या है, कोई व्यक्ति महान तभी बनता है या लोग उसको तभी जब महान बोलते हैं जब कोई इस देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए कोई अच्छा काम करता हो। नाना गोरे जी की जिंदगी जिस परिस्थिति में वो आगे बढ़े, जब वो पढ़ाई करते थे तो उनकी इच्छा थी वो सेना में जाए। ग्वालियर के सेना स्कूल में उनकी एडमिशन भी हो गया, लेकिन वो फिर बाद में वो सरदार पटेल स्कूल में पढ़ने चले गए, उनका सपना अधूरा रहा, लेकिन वो आगे बढ़ते गए। पिताजी स्वर्गवास हो गए, बड़ा भाई भी स्वर्गवास हो गए। जिनको अभी खेलने का समय था उनके हाथ में परिवार चलाने की डोर आ गई। इतने कम उम्र में उनको परिवार संभालने का कोई दूसरा होता तो वो निराश हो जाता, लेकिन जो व्यक्ति विषम परिस्थितियों को सम परिस्थिति में बदल दे वही महान होता है। पढ़ाई आगे करने के बाद, अपने बहन को पढ़ाने के बाद जब महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ आए तो काले जी ने जो कहा था कि हेडगेवार जी ने उस सभा में जो बोला था, जहां भी रहो वहां का रम जाओ, उस चरितार्थ को नाना गोरे जी ने पूरा किया। हमें ऐसा नहीं लगता था कि वो महाराष्ट्र के हैं। आशीष जी अपनी बातों में कहे कि रायपुर एक बार आए थे और सपने साला में जब सभा हो रही थी, होनी थी, जुलूस आगे बढ़ी, अटल जी बोले कि ये रास्ता तो मुझे पहचाना हुआ लगता है, और वो नाना गोरे जी के घर की तरफ मुड़ गए।
और उस समय हम लोग भी जो जुलूस में थे, हम गाड़ी को मुड़ते देखे तो हम लोग मैदान में चले गए कि ये जगह मिल जाए भाषण सुनने के लिए। इतने में माइक से मंच से जहां पर सभा थी वहां से माइक से बोला गया कि ताई जी जहां भी हो, रेखा ताई जहां भी हो, वो अपने घर पहुंच जाए। अब रेखा ताई भी घबराई कि अचानक माइक से मेरा नाम कैसे आ रहा है। अब वो घर में जो बातें हुई तो मैं नहीं जानता। एक समय रायपुर में आरएसएस का ओटीसी लगा था। ये मेरे ख्याल से 1964 की बात है। उस ओटीसी में मैं फर्स्ट ईयर में मैं भी था। तो ओटीसी में हर कोई मिलकर भोजन बनाते थे और सबको खाना मिलता था। एक दिन रेखा ताई ने कहा कि ये कल जो भोजन होगा उसमें मीठा परोसा जाए। तो जितने परिचय के थे स्वयंसेवक के परिवार, उनको खबर की गई कि आप लोग अपने अपने घर से लड्डू बना के लाइए। नाना गोरे ने ये बातें सुनी तो उनको लगा हर कोई अपने अनुसार लड्डू बनाएंगे तो फिर परोसने में दिक्कत होगी। किसी को बड़ा लड्डू मिलेगा, किसी को छोटा लड्डू मिलेगा, किसी को बूंदी का लड्डू मिलेगा तो और कोई दूसरा लड्डू मिले। यह विषमता नहीं होनी चाहिए। नाना गोरे ने सुझाव दिया कि एक जगह अब लड्डू बनाए जाए और जिनको सहयोग करना हो वो यहाँ पर सहयोग कर दे। और एक जैसे लड्डू बना, हम लोगों को लड्डू खाने को मिला। यह सोच छोटी छोटी हो सकती है, लेकिन इस सोच के पीछे कितनी बड़ी बात है, एक समानता की बात। मैं तो जब घर जाता था, मुझे बचपन में स्टैम्प कलेक्शन, कसडे कवर कलेक्शन, माचिस का कलेक्शन करता था। तो विमको माचिस पूरे छत्तीसगढ़ का सेल्समैन थे। विमको माचिस की एक खूबी थी, वो माचिस एक सीरीज में बनाकर एक पैक किया जाता था, गिफ्ट पैक। एक बार मुझे नाना जी ने मुझे वो गिफ्ट दिया जिसमें हर माचिस के डिब्बे में रामायण का अलग अलग चित्र था। तब सब मेरे दिमाग में आया कि अब जब भी हर साल माचिस का ये स्टॉक निकलेगा उसको मैं इकट्ठा करूंगा। तो मैं नाना जी को बोलता था कि वो माचिस आया होगा तो मुझको दे देना। नाना गोरे जी के बारे में जितना बोले कम है। उनकी सोच अलग थी। कि नाना गोरे जी सेल्समैन होने के कारण सभी लोगों से ऐसा व्यवहार करते थे कि वो अपने आप को सामने वाला सेल्समैन कभी नहीं समझता था। जो एक बार उनसे बात कर ले उनका हो जाता था। ये खूबी नाना जी में थे। मैं जब भी घर गया, आशीष को तो मालूम नहीं होगा कि मैं कितने बार घर गया हूं। जब भी घर जाता था, नाना जी बिल्कुल हंस के आकर खड़े हो जाते थे और रेखा ताई आवाज देती थी, रमेश बैठना, मैं चाय लेके आती हूँ। एक प्यार, एक मोहब्बत, एक लगाव उस परिवार से था। संघ परिवार
उस समय इन्हें गिने परिवार को संघ परिवार कहा जाता था। नाना गोरे जी यहाँ के ऐसे व्यक्ति थे जो संघ को स्थापित किए। हमारे बड़े भैया डॉक्टर रामजी बैस वो भी संघ में थे। तो संघ परिवार को हम लोग गिनते थे कौन कौन है। नाना गोरे है, डॉक्टर त्र्यंबक दापके है, बैस है, व्यास है और एक जैस है। तो एक समय मुझे याद आता है परम पूजनीय गुरु जी बैठक ले रहे थे, रायपुर जब आए थे, पंक्ति में अलग अलग बैठाते हैं। तो पहले प्रेमचंद जज बैठे थे, दूसरे पीछे मैं बैठा था, उसके पीछे मन्नी भैया बैठे थे। अब पर्चा शुरू हुआ तो हम लोगों की लाइन की जब बारी आई तो प्रेमचंद जैस जी वो खड़ा होकर बोले प्रेमचंद जैस, मैं खड़ा हुआ रमेश बैस, मन्नी भैया खड़ा हुए व्यास। तो गुरुजी मजाकिया बहुत बहुत मजाक करते थे। मेरे को मेरे गुरुजी के साथ रहने का मुझे बहुत समय मिला। मेरे को गुरुजी हमेशा मुझको सारथी कहकर बुलाते थे, क्योंकि डॉक्टर भैया थे 1964 में। यहाँ तो इन्हीं गाड़ियां थी और हमारे परिचय के किसी के पास गाड़ी नहीं थी। सिर्फ डॉक्टर दापके के पास एक एस्टिन पुरानी गाड़ी थी। जब गुरु जी को कार्यक्रम स्थल पर ले जाना होता था तो उस गाड़ी को मांगते थे और गुरु जी को ले जाते थे। तो डॉक्टर भैया हमारे यहाँ के बोले कि रमेश ऐसा करते हैं, एक गाड़ी खरीदते हैं, गुरु जी आते हैं, गाड़ी मांगना पड़ता है। हमारे यहाँ 1964 में पहली बार गाड़ी खरीदे गुरु जी के लिए। तो जब भी कहीं जाना होता था, छत्तीसगढ़ प्रवास में आते थे तो मुझे ही ले जाते थे कि हमारे सारथी को बुलाओ। मुझे बहुत सौभाग्य मिला। और जब परिचय के लिए जब जैस बैस व्यास लाइन से बोले हम, तो बोले क्या बात है, बहुत सोच के बैठे हो कि जैस बैस व्यास एक लाइन में। तो संघ में भी जिस ढंग से काम करते थे नाना जी, मुझे काफी उनसे उनके साथ मिलने का सौभाग्य हुआ। और रेखा ताई गोरे के साथ आज जब मैं और उमा घर में बैठे थे, मिसेस हमारे यहाँ के बता रही थी कि रेखा ताई के साथ तो मैं बहुत दौरा करती थी महिला मोर्चा में। तो हम लोगों का परिवार काफी मिला जुला है, चाहे वो गोरे परिवार हो, व्यास परिवार हो, हम सब एक परिवार मानते थे। आज इस कार्यक्रम के बहाने हमने नाना जी को याद किया और जिस तकलीफ के साथ परिवार को संभाल कर उन्होंने खुद आगे बढ़कर आज कहां से कहां तक पहुंचे थे और आज आशीष भी कहां से कहां गए। एक परिवार का जो संस्कार होता है वो संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार दिया जाए। अगर घर का माहौल संस्कारित होगा तो बच्चे भी संस्कारित निकलेंगे। और मुझे खुशी है कि आज आशीष जी ने अपने पिता के नाम से यह कार्यक्रम आयोजित किया कि हमारे पुराने यादों को ताजा किया। इसके लिए मैं आशीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रमेश बैस जी। आप सभी की उपस्थिति और विचार नाना जी के प्रति आपके प्रेम और स्नेह को ही दर्शाते हैं। यही प्रेम हमें भी मिलता रहे, यही कामना है। आज हमारे साथ बहुत से सुधीजन भी उपस्थित हैं, जैसे वर्णिका शर्मा,
शताब्दी पांडे जी एवं उदय भान सिंह चौहान जी, आप सभी की उपस्थिति ने सभा की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। शिवमंगल सिंह सुमन ने कहा था, जिस जिस से पथ में प्रेम मिला, उस राही को धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं नाना जी की सुपुत्री और आप सबकी पहचानी हुई श्रीमती शुभांगी आप्टे को आमंत्रित करती हूँ। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करने में आपके समक्ष आई हूँ। आप सबकी उपस्थिति से ही पिताजी के कार्य और उनके प्रति स्नेह हमें देखने को मिला और आगे भी आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बना रहे, यही हमारे पूरे परिवार की कामना है। सम्मानित मंच पर उपस्थित माननीय रमेश बैस काका जी, पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र, माननीय महापौर श्रीमती मीनल चौबे, पोस्ट ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारी श्री महावर जी, इन सबके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मैं इनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष माननीय अजय काळे जी, बाल समाज बुढ़ापारा से प्रदीप शेतुत जी, भाजपा और आरएसएस की प्रदेश इकाई की भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मित्र वर्ग में श्री उमाशंकर व्यास जी और मनोज चंदोई जी की भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उसी प्रकार यूनिक डिजाइन के पुणे से इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आए आशुतोष तांबेकर की भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही आप सभी माननीय जो हमारे आमंत्रण पर अपना कीमती समय देकर यहाँ आए, उनकी भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इतना सबने सब बताया है, मैं बहुत भावुक हो गई हूँ। मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। इसके साथ ही स्टेज सजावट जिन्होंने की है, साउंड सिस्टम वाले भैया, किराया भंडार वाले भैया और भोजन व्यवस्था वाली पूरी टीम की भी मैं आभारी हूँ। इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी हमें इस कार्य के लिए अपना सहयोग दिया है, मैं पूरे गोरे परिवार की ओर से, हमारे सबकी ओर से आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इतना सब हमने सुना है, आपने धैर्य से हमारे इस कार्यक्रम को सुना है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपको सबको स्वल्पाहार के लिए आमंत्रित करती हूँ और अब सभी मिलकर स्वल्पाहार का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सब। एक छोटी सी रस्म अदायगी, गोरे परिवार के सदस्यों को मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी का योगदान रहा है, आप सभी स्टेज पर पधारें। मुख्य अतिथियों के साथ आज के कार्यक्रम का समापन एक समूह चित्र के साथ, यदि आपकी आज्ञा है तो। यदि आपकी आज्ञा है तो एक समूह चित्र हम लेना चाहेंगे। पीछे एक छोटा सा एनक्लोजर बना है जहां पर विजिटर्स डायरी है। आप सभी उसमें अपनी शुभकामनाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए दें तो बहुत हमें आनंद होगा। साथ ही जलपान की व्यवस्था है तो उसका आस्वाद लेना न भूलें। आप सभी स्वल्पाहार के लिए आमंत्रित हैं। हमारे बीच हमारी शुक्ला आंटी भी उपस्थित है,
जो बुढ़ापा की हमारी बहुत पुरानी परिचित हैं और वो इस उम्र में भी हमें आशीर्वाद देने यहाँ पधारी हैं। उनका जनसंघ की कार्यकर्ता भी रही है, उनका आज हमें आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और शशांक जी का धन्यवाद कि हम मम्मी को लेके आए।